नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, आजकल कई सारे नवबौद्ध आचार्य चाणक्य के वास्तविक इतिहास को झूठ सिद्ध कर रहे हैं। मित्रों, आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो यदि आपने अंत तक देख ली तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके सामने कोई भी व्यक्ति चाणक्य को काल्पनिक सिद्ध नहीं कर सकेगा। मित्रों, आचार्य चाणक्य के ऊपर साइंस जर्नी आने का अनेक झूठ बोले हैं। हम एक एक करके इसके सारे आक्षेपों का खंडन करेंगे और इस श्रृंखला में ये प्रथम वीडियो है। आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले जितने भी प्रमाण है मित्रों, उसे नोट करिए, ध्यान से समझिए। और जो भी हमारे चैनल पर आज प्रथम बार विजिट कर रहे हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो आरम्भ करते हैं। मित्रों, साइंस जर्नी जैसे अनेक नवबौद्धों ने हमारे आचार्य चाणक्य को काल्पनिक सिद्ध करने की हर संभव प्रयास किया है। आए दिन नवबौद्धों के 2 कौड़ी के चैनल्स खुल रहे हैं। ये लोगों का ज्ञान इतना नीचे गिर चुका है और ये लोग इस प्रकार से प्रोपेगेंडा में लगे हैं कि मात्र भोले हिंदुओं को भ्रम में डालने के लिए एक एक वीडियो में 50 तरीके के झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड इन लोगों ने तोड़ दिए। मित्रों, अब हम सनातन धर्मियों के भ्रांतियों को निवारण करने के लिए ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें इनके एक एक दावे को एक्सपोज किया जाएगा। आपको ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा। आइए अब एक एक करके प्रमाणों को श्रवण करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको ऐसा प्रमाण आपको देता हूँ जिसको जानने के बाद सब के सब लोग अर्थशास्त्र और चाणक्य जी का प्रमाण लगभग 2000 वर्ष पूर्व से पहले ही मानने लगेंगे। मित्रों, ये रहा बजौर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त खरोष्टी मैन्युस्क्रिप्ट। आइए इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। ये इंगो श्रॉच जी की रिसर्च है, ये ब्राह्मणवादी नहीं है। अभी मैं आपको इसकी मूल मैन्युस्क्रिप्ट और रिसर्चर की क्लिप भी सुनाऊंगा। मित्रों, इस बजौर कलेक्शन के अंदर बहुत सारे मिक्स सभ्यताओं के प्रमाण हैं जो उस काल में एग्जिस्ट कर रही थी। इसी में कुछ फ्रेगमेंट्स जो है वो अर्थशास्त्र के लिए आए हैं आचार्य चाणक्य के। रिसर्चर साफ तौर पे ये मेंशन करता है कि चाणक्य का है और इससे ये प्रमाणित हो जाएगा। अ टेक्स्ट बिलोंगिंग टू अ नीति अर्थशास्त्र ट्रेडिशन, फ्रेगमेंट 9 रेक्टो। इसमें जो संस्कृत है वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है, जो राइट टू लेफ्ट में लिखा जाता है। ये मैप देख लीजिए, यहाँ से प्राप्त हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट। ये देखिए, इतना प्राचीन ऐसी स्थिति में ये मैन्युस्क्रिप्ट मिला है। इनसाइड ऑफ द कार्ड बॉक्स विद मैन्युस्क्रिप्ट्स इन देयर ओरिजिनल कंडीशन। ये नसीम खान की रिपोर्ट है। इतने प्राचीन काल का मैन्युस्क्रिप्ट इसी प्रकार से कुछ बचता है, बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है। और ये भी बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, एक बॉक्स में मिला। कैसे कैसे ये बच गया है, आगे उसकी कार्बन डेटिंग से इसका काल निकाल लिया गया है। मित्रों, यहाँ पेज नंबर 60 पे साफ तौर पे नीति शास्त्र अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य का यहाँ पर प्रमाण है। यहाँ लिखा द टेक्स्ट प्रिजर्व्ड ऑन द ऑब्वर्स of fragment 9 shows no Buddhist traces at all and must be considered as the first non-Buddhist manuscript in Kharoshti discovered so far outside Central Asia. Besides this, it is also one of the rare cases of a pure Sanskrit text written in Kharoshti script. Pure Sanskrit text. देख लो यहाँ पे। This peculiarity can be best explained by the genre of the early text, which can clearly be attributed to the early Niti Arthashastra literature of India. In CA 14, conventional verses, it describes the parts of the state, the importance of those alliances, the character of minister. ये चाणक्य का अर्थशास्त्र है। All these matters are favorite topics of the contemporary अर्थशास्त्र literature. ये तो हम सब जानते हैं, and were partially also dealt within the related Niti compositions. Particularly in texts belonging to the early Chanakya Niti text tradition, आचार्य चाणक्य के ये रिलेशन है, which was predominantly devoted to राजनीति। इनका मेन जो विषय है वो राजनीति का ही था। ये तक्षशिला में राजनीति इत्यादि विषय लिए थे। Before it incorporated much material from other fields of nomic literature. In its terminology, however, our गांधारी text, ये देखो कंधार, पहले गांधारी ही कहा जाता था इसको, महाभारत में भी ऐसे ही आता है, is much more related to the early अर्थशास्त्र and धर्मशास्त्र traditions than to any of the compiled
collections. It has been acknowledged for a long time that Buddhists in Southeast Asia, Burma and Thailand adapted some of the Hindu नीति compilations. यानी बर्मा और थाईलैंड में भी कुछ बुद्धिस्टों ने हिंदुओं का कॉपी मार के चाणक्य जी का ट्रेडिशन लिए थे, कुछ शिक्षाएं लिए थे। जैसे स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट में पूरा का पूरा हमारा ही न्याय वैशेषिक इत्यादि महाभारत रामायण की शिक्षा ये लोग पढ़ते थे। यानी ये पूरे के पूरे विश्व में लोग भारत से ब्राह्मणों की शिक्षा सीखने के लिए यहाँ पर आते थे उनकी यूनिवर्सिटीज में। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, स्पेशली दोस ऑफ द चाणक्य नीति टेक्स्ट ट्रेडिशन बट ऑल्सो बाय स्टैंडर्ड ट्रीटिस लाइक द कामंदकीय नीतिसार। मित्रों, एक आचार्य कामंदक हुए हैं, उन्होंने आचार्य चाणक्य के ही अर्थशास्त्र को या कह लो नीति शास्त्र को उन्होंने अपने कामंदकीय नीति सार की रचना में मुख्य केंद्र बिंदु बनाया। यानी इतिहास में आचार्य चाणक्य के ऊपर लिखे गए कमेंट्रीज या टीकाएं या रचनाएं तक मिलती है, जिसे ये 20वीं सदी में एक काल्पनिक पात्र बनाया गया मानता है। इतना कॉमन सेंस तो ये विदेशियों को भी पता है जिसे इसको नहीं पता है। अब आगे देखिए ये मैन्युस्क्रिप्ट है, इसके अंदर खरोष्टी लिपि में बहुत टुकड़े टुकड़े में क्या लिखा है, आत्मर्थ मंत्रिणा कोश दंड मित्रान्यथोपकारणानि जनपथ दुर्गे चौवे नृपति शरीरम भवति कृत्स्नम। इसका अर्थ है द रूलर, द मिनिस्टर, ट्रेजर, द आर्मी एंड द एलाइज एंड द इंस्ट्रूमेंट, द कंट्री साइड एंड द फोर्ट्रेस, दीज बोथ फॉर्म द कंप्लीट बॉडी ऑफ द किंग। यानी कंप्लीट बॉडी ऑफ किंग ये सारी चीजें हैं। क्या है, रूलर है, मिनिस्टर है, ट्रेजर है, आर्मी है, ये सारी चीजें हैं। तो ये नीति शास्त्र अर्थशास्त्र का ही जो ज्ञान है वो इस मैन्युस्क्रिप्ट में वहां का राजा या वहां की परंपराएं मान रही थी। यानी ये शासन व्यवस्था में वही संविधान रूप से लागू था। अफगानिस्तान में वैदिक शासन व्यवस्था लागू थी, यही महाभारत में भी मिलता है। और ये पूरा जम्बू द्वीप के सभी राजा, इवन सम्राट अशोक, चाणक्य के ही राज शासन को फॉलो कर रहे थे। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र 6.1.1 में आता है, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणी प्रकृत्याः, ऐसे करके आता है। यहाँ थोड़ा सा पाठभेद इसलिए है कि ये 2000 साल पहले का है। उनसे पूर्व भी कौन पदंत, शुक्राचार्य, मनु इत्यादि के बहुत सारे अर्थशास्त्र मौजूद थे। आचार्य चाणक्य ने परंपरा से वही शिक्षा को आगे बढ़ाया था। यहाँ मनुस्मृति की भी सिद्धि हो जाती है एक साथ में। ये बजौर कलेक्शन के रिसर्चर ने यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेगमेंट 9 रेक्टो में। ये आत्मर्थ यानी स्वामी मनुस्मृति में आता है स्वामी, विष्णु पुराण में आता है स्वामी। फिर मंत्रिनाह का अर्थ अमात्य ही होता है, अमात्य अमात्य आता है इसमें। कोश के लिए कोश आता है, दंड के लिए दंड ऐसा ही आता है, मित्रान्य के लिए मित्राणी आता है, मनु में सुहृत आता है, फिर विष्णु पुराण में मित्राणी ही आता है, जनपद के लिए जनपद ही आता है, दुर्ग के लिए दुर्ग आता है। और यहाँ पर नीचे साफ तौर पे लिखा है जो उपकरणानी है, द स्ट्रेंज टर्म उपकरणानी इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन बी कंपेयर्ड टू द वर्ड्स इन द कामंदकीय नीतिसार। यानी जैसा मैंने पाठभेद बताया था, कामंदक के काल में जो पाठभेद था पर यही था 48.1 कंटेनिंग द एडजेक्टिव परस्परोपकारी, वही पर्याय है। Similar expressions in the Matsya Puran and the late Burmese Rajniti go back to a related version of this verse. यहाँ पर देखिए बर्मा तक में ये अर्थशास्त्र के प्रमाण इन्होंने दिया है। ऐसे ही वहां पर भी सूत्र मिले हैं, स्वामत्यश्च राष्ट्रम च दुर्गम कोशो बालम सुहृत, ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है। वहां पर तो साफ तौर पे परस्परोपकारिदम लिखा है, यानी वही कामंदक नीतिसार वाला, यानी उसकी डेटिंग भी प्राचीन ही माननी चाहिए। अब ये नेक्स्ट फ्रेगमेंट 9 रेक्टो लाइन्स 11-12, यहाँ पर भी देखिए ये खरोष्टी में इस प्रकार से ये लिखा है, धन धान्य कुप पे ये लिखा। अब यहाँ आचार्य चाणक्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र में 2.6 2.5 में आपको मिलता है, ये 2.5.1 में सामनी धाता कोशाग्रहम, जैसे कि कोश ऊपर आया है, सामनी धाता कोशाग्रहम पन्नेग्रहम कोष्ठाग्रहम कुप्यग्रहम आयुध्यग्रहम बंधनाग्रहम च कारयेत। Director of stores should cause to be built a treasury, a warehouse, a magazine। ये देखिए यहाँ पर इसने मैगजीन कर दिया, गलत अर्थ कर दिया। यहाँ पे कुप्य ग्रह साफ तौर पे लिखा है, ये दूसरों का विदेशियों का इन लोग कांगले नाम से किसका अर्थ लिया इसने, कुप्य ग्रह। और वहां पर भी देखिए खरोष्टी में कुप्य ही लिखा है। अ स्टोर फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एन आर्मरी आया है, एंड अ प्रिजन हाउस। अब यहाँ पे देखिए ये मनुस्मृति के 7.75 में भी आया है, यानी ये ब्राह्मणों की ही शिक्षा आज से 2000 वर्ष पूर्व लागू थी, मनुस्मृति लागू थी। और ये अलबुर्नी के काल तक ऐसा ही पूरा चल रहा था भारत में। इसके बाद में एक और इन लोगों ने श्लोक दिया है फ्रेगमेंट 9 रेक्टो लाइन्स 14-15 में। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर एक और शिक्षा आई है, वर्चुअस कंपेनियंस अ फ्रेंड हु बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ कंडक्टिंग कंसिडरिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर द रूट्स ऑफ द ट्रेजर्स इंक्रीज। A similar idea is expressed by the Rajadharma passages of the Dharmashastra literature dealing with the qualities of royal officials like a minister or a judge। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति से दिया है इन्होंने, ये वैसे ही वहां पर भी आता है। मनुस्मृति 8
419 में भी यही बात आती है। फिर बृहस्पति नीति 1-10-122 में भी ये बात आती है। तो शिक्षा वही है, हमारे शास्त्रों का पूरा शिक्षा वहां पे लागू था। और ये रिसर्चर ने भी लिखा है, ऑल दिस एग्जाम्पल शो द एसोसिएशन ऑफ द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द गांधारी टेक्स्ट विद कंटेम्परेरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल साइंस। इतना वर्णन तो साफ तौर पे कर रहा है। आगे रिसर्चर ये तक कह रहा है, दस वी फाइंड अ सेंटेंस लाइक आत्मा वर्धयित्व जयवत विभुर धीर अपि द सेल्फ इज टू बी प्रमोटेड, ऑल्सो द प्रमोशन ऑफ द सेल्फ इज अ विक्ट्री। या सेल्फ से आत्मा लेना है। दिस परसेप्शन ऑफ आत्मन इज हार्डली इन अकॉर्डेंस विद बुद्धिस्ट व्यू but should rather be associated with the contemporary Hindu concepts. A quite similar action, karmatma vivriddhi, the promotion of the self by ritual actions, is referred to by Varamihir in the Brihat Samhita. तो हर तरीके से हिंदू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट या कॉन्सेप्ट से ये जोड़ा गया। अब आ जाइए वो क्लिप देखते हैं जहां पर रिसर्चर ने साफ तौर पे इस बाजार मैन्युस्क्रिप्ट की कार्बन डेटिंग 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक की है। ये क्लिप सुनिए। A large number of exciting discoveries of ancient manuscripts in the area of present Pakistan and Afghanistan. The oldest of them belong to a period between the 1st century BC and the 3rd century AD. Consequently, they do not only represent the earliest manuscripts of Buddhist texts, but even the oldest Indian manuscripts in general. They are written in the script of the northwestern area, the Kharoshthi, which was in use not only in Gandhara proper, but also in the adjacent regions in a period between Ashoka and the 3rd century AD, as well in its core land, that is Greater Gandhara, and even up to the 6th century AD in some isolated communities in Central Asia. The major bulk of literature, however, can be dated into the main period of Kharoshthi, that is up to the 3rd century AD. Although there are some attempts to use the Kharoshthi script for Sanskrit and even non-Indian languages, it was always mainly the script of the Gandhari language, a particular Middle Indian dialect which was spoken in the northwest, that is in present northwestern Pakistan. Of the Bajor collection belong to the so-called white short format, written on a sheet of birch bark which is usually wider than 20 centimeters. Scrolls of this type were often folded in the middle after enrollment, which would speak in favor of a date within the 1st and 2nd centuries AD, with a preference to the later half of this period. Also with regard to the Sanskritization, which can serve as a further chronological criteria, the Bajor collection is most closely related to the British Library and Robert Senior collections, and rather different from the later Skirian and Paleo manuscripts, which show a marked tendency towards Sanskrit orthography and are supposed to go back to a date from around the 3rd century AD. Following, I want to give you a short survey about the texts and genres which are represented in the Bajor collection. And the table in front of you, I hope you can read a little bit at least. तो मित्रों यहाँ पर आपने देख लिया, रिसर्चर ने साफ तौर पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के साथ में इंडियन टेक्स्ट भी वहां पर साफ तौर पे मेंशन किया। यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र का प्रमाण मूल रूप से हमें प्राप्त होता है 1st सेंचुरी BC तक टिल नाउ। अब मित्रों आप किसी को भी आचार्य कौटिल्य या आचार्य चाणक्य का प्रमाण दे सकते हैं। ये पूर्ण रूप से ये सिद्ध हो गया कि आचार्य चाणक्य एक काल्पनिक पात्र नहीं थे। अब आ जाइए मित्रों सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट, स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट। मित्रों स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर स्क्लिंगलॉफ इत्यादि बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है और उसमें मिले महाभारत रामायण इत्यादि सभी का वर्णन साफ तौर पे किया है। वहाँ ये नवबौद्ध पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। रामायण महाभारत की वही लिस्ट, वही पर्वों की लिस्ट, वही कथा, इनके बौद्ध जातकों से भिन्न कथा जो रामायण महाभारत में लिखी है, उसकी प्रमाण हमें कार्बन डेटिंग के बल पर 130 CE का मिल रहा है और ये वेरी करता है कॉमन एरा 80 तक। आज का विषय हमारा चाणक्य के एक्सिस्टेंस पर है, तो इसका प्रमाण देखिए। रिसर्चर हैं पॉल हैरिसन और जेम्स उवे हार्टमैन। ये पीयर रिव्यू रिसर्च है। देखिए मित्रों ये मल्टीपल टाइम्स पीयर रिव्यू हो चुकी है। इन गधे बौद्धिस्ट लोगों का एक पुस्तक भी आज तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। तो आइए मित्रों जिनका पीयर रिव्यू हुआ है उनको पढ़ते हैं। याद रखिए मित्रों 3.2.4 में नॉन बुद्धिस्ट टेक्स्ट का वर्णन है जो स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट में आए हैं। यहाँ ये बजर मैन्युस्क्रिप्ट का वर्णन कर रहा है जिसके अंदर राजनीति अर्थशास्त्र का टेक्स्ट आया है, कंपोज्ड इन संस्कृत में आया है। और फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखा है डिस्पाइट देयर यूनिक कैरेक्टर अमंग द गंधर्व लिटरेचर इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट बोथ टेक्स्ट विद पैरेलल फेनोमेना फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया से भी ये मैच कर रहा है। द राजनीति टेक्स्ट फाइंड्स एन इंटरेस्टिंग पैरेलल इन सम पैसेजेस ऑफ द सो कॉल्ड स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, यानी
अफगानिस्तान में तो मिल ही रहा है, साथ में ही इसके पैरेलल स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट में भी ये प्रमाण मिल रहा है। Moreover, the later Mimamsa text from the Koine collection, which according to its paleographical features was written in the 6th century AD, indicates that the Buddhists continue to deal actively with non-Buddhist literary genres and to include such text in their libraries. यानी बुद्धिस्ट लोग इस प्रकार से अन्य हमारे शिक्षाओं को लिखते थे। इसका प्रमाण भी 6th सेंचुरी एडी के ये प्रमाण दे रहे मीमांसा टेक्स्ट से कोई। आगे 3.2.4.1 में राजनीति शास्त्र अर्थशास्त्र टेक्स्ट है। यहाँ तो साफ तौर से लिखा है, साउथ ईस्ट एशिया में भी ये मिल रहा है ऐसे ही, that this Buddhist attitude towards legal and political text has much older roots and it's not confined to this later southern traditions, can be shown by the famous Spitzer manuscript which not only refers to the Mahabharata but also to the अर्थशास्त्र। स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर भी अर्थशास्त्र के प्रमाण है। तो अब कौन कह सकता है कि चाणक्य काल्पनिक है? आगे ये भी लिखते हैं एंड द जुडिशियल चैप्टर्स ऑफ द मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति। आगे लिखते हैं सिमिलर इंटरेस्ट सीम्स टू अंडरलाई सम ऑफ नागार्जुना's टेक्स्ट लाइक एग्जांपल द रत्नावली व्हिच इज क्लियरली बेस्ड ऑन टॉपिक्स फ्रॉम अर्थ एंड धर्मशास्त्र लिटरेचर। ये जो नागार्जुन के इनके वर्क है उसमें साफ तौर पे अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र से चीजें बेस्ड थी। ये रिसर्चर लिख रहा है भाई। आगे लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए, द प्रिजर्व टेक्स्ट इज अ कंपाइलेशन ऑफ अबाउट 40 आर्य वर्सेस। इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आपको 40 ऐसे आर्य वर्ष मिलने वाले हैं स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट में अबाउट डाइवर्स टॉपिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनरे ऑफ राजनीति अर्थशास्त्र लिटरेचर सच एज द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, द सोर्सेस ऑफ इनकम, द पार्ट्स ऑफ द रॉयल ट्रेजरी एक्सेट्रा। ये स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट में भी है। ये हैरी फाल्क और इंगो स्ट्रॉच की रिसर्च और साथ में यहाँ पर पॉल हैरिसन और जेम्स ओए हार्टमैन का भी मैंने आपको रिसर्चर का प्रमाण दिया है। तो नवबौद्ध यहाँ पर पूरे एक्सपोज हुए। अब आप क्लिप सुनिए। Birch bark was discovered with what was revealed to be mathematics. It's full of mathematics, but the most exciting thing is that we've identified a zero. Talking about having carbon dated this manuscript is between 200 and 400 AD, which I think has shocked everyone about just how early the zero that's in this document is. ये भारत से मिली बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट की डेटिंग थी अराउंड 200 एडी का बताया इन्होंने। यानी ये भी 1800 साल पूर्व की हमारे भारत में ये ग्रंथ है और ये शारदा स्क्रिप्ट में लिखी गई है। शारदा लिपि जो है वो मेनली कश्मीरी लिपि मानी जाती है। कश्मीर के ब्राह्मण लोग इस लिपि में लिखा करते थे। और ये मूर्ख इसमें कुतर्क कर रहा है कि देखो जो संस्कृत इत्यादि का प्रमाण भी मिला, क्योंकि इसको पता नहीं है कि चाणक्य का प्रमाण मैन्युस्क्रिप्ट में मिल चुका है, तो वो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर मिला है। देखो पहले इसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहना छोड़ दो, इसमें नॉन बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी मौजूद है, तो ये मिक्सअप टेक्स्ट कहना सीखो इसको। और मूर्ख तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है 2000 साल पहले की इतिहास में यदि हमारे नाम मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर लिखा गया इतिहास इससे पूर्व रही है। अर्थशास्त्र इससे पहले रहा है गधे। और रही बात बुद्धिस्ट लोगों के मूल ग्रंथों की, तो उसके अंदर सभी ग्रंथों में तुम्हारे वैदिक लोगों के ही नाम मिलते हैं। हमारे ब्राह्मणों के मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर बख्शाली इत्यादि में तो लिखे ही हैं ये सारे प्रमाण। वहाँ आपको श्री कृष्ण का नाम, वासुदेव, युधिष्ठिर, पांडव, राम, सीता, रावण सब कुछ मिल जाएगा। और भी अनेकानेक हमारे पास शिलालेखों के प्रमाण है। गधे, हम लोग ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे ग्रंथों तक में हमारे नाम है, यानी तुमसे हम पूर्व है। हमारे आर्ष ग्रंथों के अंदर तो तुम्हारा लेश मात्र भी वर्णन नहीं है, ये सिद्ध किया जा रहा है। इसी ये भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले मित्रों ये बोलता है कि अशोक के काल में पूरा जम्बू द्वीप ही हमारा देश माना जाता था। पूरा का पूरा जम्बू द्वीप ही बौद्धों का था और ये ब्राह्मी को धम्मलिपि कहता था और तथाकथित इतिहास खोरों को पढ़कर संस्कृत को टोटली रिजेक्ट करता था। अब ये गधा थूक के चाटकर संस्कृत, ब्राह्मी, री, विसर्ग, क्षत्र, जय इत्यादि सभी अक्षरों को मानकर ये अब 10वीं सदी से पहले संस्कृत भाषा को मान चुका है। यानी इसका यहाँ पर पूरा झूठ पकड़ा जा चुका है। ये जो पहले एक थ्योरी लाया था कि ये सारे वर्ण ही लिखे नहीं जा सकते, तो ब्राह्मणों के सारे संस्कृत ग्रंथ कहाँ से लिखे गए होंगे? सभी के सभी ब्राह्मणों के ग्रंथ तो संस्कृत में है। संस्कृत केवल देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है, वो 10वीं सदी के बाद में आई है। उससे पहले ये वर्ण ही एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो संस्कृत के कोई भी ग्रंथ अति प्राचीन तो हो ही नहीं सकते। ये गधा पहले ये कहता था। मित्रों, अभी हमने पुष्यमित्र शोंग का जो इंस्क्रिप्शन दिखाया है, इस वीडियो के अंदर भी हमने त्र, ज इत्यादि सभी वर्ण दिखाए और ये भारत से ही मिला है गधे। हमने हेलिडोस का इंस्क्रिप्शन भी दिखाया, अगेन ये भारत से मिला है। इसमें भी त्र, विसर्ग इत्यादि सभी मिल जाते हैं। फिर गुप्ता काल के इतने सारे संस्कृत अभिलेख है, सभी इंस्क्रिप्शंस के अंदर संस्कृत के सारे अक्षर ज्यों के त्यों बने हैं। मित्रों, ये एक प्रोपेगेंडा से काम करता है। इतिहास खोरों की पुस्तक को पढ़ के कुछ नई नई थ्योरी देना, उन्हें शोधकर्ता बताना
और विद्वान एपिग्राफिस्ट और लिंग्विस्ट को ब्राह्मणवादी बताना। ये कुछ ही शब्दों के अंदर आपने इसका स्तर समझ लिया। ये कुछ और सवाल क्या पूछता है, मेगास्थनीज जब भारत में आया तो चंद्रगुप्त के सभा में रुका था, उसने तो चाणक्य का कोई नाम नहीं लिखा। और एक सवाल करता है कि राजा अशोक के काल में जितने भी अभिलेख है उसके ऊपर क्यों चाणक्य का नाम नहीं मिलता है। पहले वाले का उत्तर यह है कि देखो इनके मेगास्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त भी नहीं लिखा है, वहाँ सेंड्रोकोटस ऐसे शब्द मिलते हैं वहाँ पर, और मेगास्थनीज ने हर चीज का वर्णन नहीं किया है। मित्रों वास्तव में ये मेगास्थनीज की इंडिका बाद में छपी गई है, मूल मेगास्थनीज की इंडिका लुप्त हो चुकी है। दूसरा, अशोक के अभिलेख के विषय में विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। अशोक के अभिलेख से ही चाणक्य की सिद्धि होती है, कैसे मैं दिखाऊंगा। अब देखिए मित्रों, हम पंचतंत्र का प्रमाण देते हैं। ये भी संस्कृत की नीति कथाओं का एक अच्छी रचना की है पंडित विष्णु शर्मा जी ने। चंद्रगुप्त के समकालीन ही इनका कार्यकाल माना जाता है। इनके पंचतंत्र के आरंभ में ही दूसरे श्लोक में लिखा है, स्वयंभू मनु बृहस्पति शुक्र सुपुत्र पराशर पंडित चाणक्य और नीति शास्त्र के बनाने वालों के निमित्त नमस्कार है। यदि चाणक्य प्रसिद्ध न होते तो चाणक्य का नाम इनकी लिस्ट में क्या कर रहे हैं। यानी ये जो है चाणक्य के जस्ट बाद में हुए एक नीतिकार है जिन्होंने पंचतंत्र रचा था, और इनका नाम भी अगले श्लोक में है। इस प्रकार विष्णु शर्मा ने इस जगत में संपूर्ण अर्थशास्त्र का सार देखकर, यानी अर्थशास्त्र का सार देख के, साफ तौर पे आप संस्कृत में अर्थशास्त्र देख सकते हैं, पंचतंत्रों में यह मनोहर शास्त्र निर्माण किया है। अर्थशास्त्र की सिद्धि 300 ईसा पूर्व। अब अर्थशास्त्र किसने बनाया ये तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी हम अर्थशास्त्र से प्रमाण देते हैं। पंचदश अधिकरण पहला अध्याय तंत्र युक्ति, यहाँ अंतिम श्लोकों को देखिए। इस प्रकार यह शास्त्र इन तंत्र युक्तियों से युक्त है। इस लोक और परलोक की प्राप्ति तथा रक्षा करने में यही शास्त्र साधन बताया गया है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र धर्म अर्थ और काम को प्रवृत्त करता है तथा उनकी रक्षा करता है, और अर्थ के साथ अधर्मों को नष्ट करता है। जिसने शास्त्र शस्त्र और नंद राजा के अधीन हुई भूमि का क्रोध के कारण बहुत जल्दी उद्धार कर दिया, उसी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस शास्त्रों को बनाया है। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य जो है वो गोत्र का नाम है, और अपत्य अर्थ में चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य का पुत्र चाणक्य। अब आप पूछेंगे कि चलिए ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या चंद्रगुप्त के लिए भी कोई संकेत है? तो देखिए मित्रों, ये इकोनॉमिक्स का बुक है, इसके अंदर विशेष किसी का नाम तो नहीं है, लेकिन संकेत तो है। द्वितीय अधिकरण में 10वां अध्याय ये 65वां सूत्र पढ़ेंगे। कौटिल्येन नरेंद्रार्थे शासनस्य विधिकृतः। कौटिल्य ने सब शास्त्रों को अच्छी तरह जानकर और उनके प्रयोगों को अच्छी तरह समझकर फिर राजा के लिए इस शासन विधि का उपदेश किया है। नरेंद्र से यहाँ पे चंद्रगुप्त अर्थ है। अब देखिए मित्रों, ये कामंदिकीय नीतिसार है, ये 300 AD की किताब है। इसका आरंभ ही ये चाणक्य जी को प्रणाम करके करते हैं। ये कहते हैं कि नंद वंश के नाश करने वाले, चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने वाले और नीति शास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त को मेरा नमस्ते है। अब मित्रों, हमारे ग्रंथ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में भी आचार्य चाणक्य के नाम है। ये देखिए, श्रीलंका के बौद्धिस्ट लिटरेचर में महावंश एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। वहाँ के बौद्ध इसे बहुत मानते हैं। बुद्ध वास्तव में कहाँ के हैं ये कोई आज तक पता नहीं लगा सका। सभी देश अपने अपने कल्पनाएं इतिहास रच चुके हैं। बुद्ध का सारा इतिहास ही इस प्रकार से कल्पनाओं से भरा हुआ है। यदि ब्राह्मण अपने मन से कोई कल्पना जोड़ रहा था तो बौद्ध क्यों उसका देखा देखी कॉपी कर रहे थे? सवाल तो ये है। यानी ये घटना भारत में कभी ना कभी कहीं ना कहीं घटी थी, जो पूरे भूमंडल पे विख्यात थी। ये देखिए, पंचमो परिच्छेद में ये 16वां श्लोक, मौर्यान खत्तियान, मौर्य वंश में जो क्षत्रिय थे, वसजात सिरिधर चंद्रगुप्तोति पंचात चाणक्यो ब्राह्मणा ततो। चाणक्य भी और ब्राह्मण शब्द भी यहाँ लिखा है, और यहाँ क्षत्रिय से खत्तीय भी लिखा है, यानी वर्ण व्यवस्था भी उस काल में थी, जैसे ये नवबौद्ध नकारते रहते हैं। और मित्रों, ये ग्रंथ लिखने को ब्रिटेनिका 5th से 6th सेंचुरी का बता रहा है, और ये गधे लोग क्लेम करते रहते ब्राह्मण 10वीं सदी के बाद में आया। इनके इतिहास खोर लोग, ब्राह्मण आपके श्रीलंका के बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या कर रहा है, ये वर्ण व्यवस्था क्या कर रही है, ये चाणक्य का नाम क्या कर रहा है चंद्रगुप्त के साथ। आगे लिखा है, नवमम धनानंदम तम घातेत्व चंड को घसा सकले जम्बू दीपस्मी रज्जे समभि सिंची सो। ब्राह्मण भी पहले था, और ह्वेनसांग इत्सिंग इत्यादि सभी की यात्रा वृत्तांतों में हमने सिद्ध किया हुआ है। पूर्व के बौद्धों ने इस प्रकार से चाणक्य इत्यादि का विरोध नहीं किया था। ये नियो बुद्धिस्ट अंग्रेजों की देखा देखी आजकल करने लगे। अब आगे बोलता है कि बुद्ध जो है वो श्रीलंका में कभी गए ही नहीं। अब ये कहेगा कि श्रीलंका का जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो कुछ फर्जी है। श्रीलंका के अंदर बौद्ध आए कहाँ से जब बुद्ध ही नहीं गए? तो श्रीलंका को बौद्ध बनाया किसने फिर?
अभी इनके ग्रंथों से टट्टी खाने का विज्ञान दिखाया तो ये कह रहा है कि थाईलैंड का ट्रांसलेशन दिखाओ। वो तो थाईलैंड कब गए ट्रांसलेट करने भाई। ये ब्रिटानिका तो कह रहा है कि अशोक ने बौद्धिज्म फैलाया श्रीलंका के अंदर, तो ये इन लोगों का रोना नहीं चलेगा, यहाँ पर प्रमाण है। और अगर ब्राह्मण जो है वो 10वीं सदी के बाद में आया है, उसे पाली भाषा भी नहीं आती है, संस्कृत भाषा आती है, देवनागरी लिपि में लिखता है, तो तुम्हारे महावंश के अंदर उसने मिलावट कैसे कर दी? और क्या टाइम मशीन से ब्राह्मण 5वीं सदी में जाकर के चाणक्य मिला के आ गया? हमारा केवल ये कहना है कि इस ग्रंथ के अंदर चाणक्य का मेंशनिंग ये प्रूव करता है कि चंद्रगुप्त के काल में एक चाणक्य नाम के ब्राह्मण थे, जिसके कारण से नंद वंश का नाश हुआ और उसी के कुल में अशोक हुए हैं। अब मित्रों हम पुराणों का प्रमाण देते हैं, जिनका काल 4वीं से 5वीं सदी माना जाता है। भागवत पुराण के 12वें स्कंद में अध्याय 1 में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, कौटिल्य, वात्स्यन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। यानी 9वें ये थे। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार यानी बिंदुसार, और वारिसार का अशोक वर्धन। अब अशोक वर्धन का पुत्र होगा सुयश। यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल कर रहे होंगे सुयश नाम का कौन सा पुत्र है? तो मित्रों एक्चुअली में क्या है, पुराणों के अंदर जो भी पुत्र का नाम आया है वो संस्कृत में उन्हें संज्ञा दी गई है। अशोक से अशोक वर्धन संज्ञा दिया गया है। और जो बौद्धों ने पाली आदि साहित्यों में लिखा है वहाँ उन्होंने अपनी भाषा के अनुकूल उनको नाम दिए। ग्रीक्स ने आकर के सेंड्रोकोटस इत्यादि नाम दिए। इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही है। वंशावलियों के अंदर अगर थोड़ी मिसमैच है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है बृहदत्त का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग, जो कि इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ था। वो सेनापति थे। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। फिर पुष्यमित्र अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। इसी प्रकार से ये चलेगा। अब आ जाइए विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 24 और ये 26-27 श्लोक देखिए। ततश्च नव चैतानंदान कौटिल्यो ब्राह्मण समुद्धरिष्यति। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नव नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपपति पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मूरा नामक दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, फिर उसी प्रकार से चलेगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशीय राजा राज्य करेंगे। इसके बाद में पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजा होंगे। पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति, ये देखिए यहाँ पर भी वही शिलालेख जैसा आया था वैसे ही है। ये अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा, यानी वही वंशावली। ऐसे ही अनेक पुराणों के अंदर अपने अपने मौर्य और शुंग इतिहास लिखा है, उसे आप स्वयं पढ़ लीजिए। हमने आपको 2 पुराणों से सिद्ध कर दिया कि ऐतिहासिक रूप से चाणक्य एक रियल ऐतिहासिक पात्र थे। उन्हें काल्पनिक और अवास्तविक नहीं कहा जा सकता। अब देखिए ये बाणभट्ट जी है, ये 7वीं शताब्दी में हुए हैं। इनकी एक रचना है कादम्बरी, उसमें शुकनाशोपदेश में यहाँ स्पष्ट तौर पर कौटिल्य शास्त्र आता है। इसका हिंदी अनुवाद है, जिन शास्त्रों का अध्ययन कर वह राजा बनता है अथवा राज्य प्रशासन के लिए जिन शास्त्रों की आवश्यकता होती है वह तो साक्षात कुटिल व्यवस्था को बताने वाला यानी राज्य प्रशासन का उस समय पर एकमात्र ग्रंथ था, और वो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें केवल हिंसक, क्रूर एवं दया रहित कर्म के उपदेश दिए गए हैं। यहाँ पर भी आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र की सिद्धि 7वीं सदी में हो रही है। ये भी संस्कृत का रचना है। इसके बाद में काम सूत्र भी 2000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, उसके अंदर भी कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रमाण है। जैन ग्रंथों में प्रमाण है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ है, सब के अंदर आचार्य चाणक्य का इतिहास लिखा हुआ है। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस देख लीजिए, सब में कुछ न कुछ चाणक्य का वर्णन है। मध्यकाल का इतिहास में चाणक्य का एक प्रसिद्धि रही है। इसे जो नकार रहा है वो महामूर्ख है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में यहाँ लीड का यूज करने बोला है कॉइन्स के अंदर। ये भी इसको प्राचीन सिद्ध करता है। यदि 19वीं सदी में चाणक्य को कल्पना किया गया हो, कागज पे ही चाणक्य को रचा गया हो, तो सोने, चांदी, तांबे, लोहे इत्यादि की बात तो चलो ठीक है, मान भी सकते हैं, कॉइन्स इससे बनते हैं। लेकिन चाणक्य ने तो शीशे के सिक्के की भी नाम लिया है। शीशे के सिक्के सातवाहन डायनेस्टी में आचार्य चाणक्य के ही अनुसार लोग यूज करते थे। इससे कॉइन्स हल्के हो जाते हैं। ये सातवाहनों का कॉइन्स देखिए, शीशे के सिक्के, ये लोग कॉइन्स के अंदर 98% लेड का यूज कर रहे थे कॉम्पोजिशन में। और ऐसे ही ग्रीक्स तक चाणक्य के अर्थशास्त्र को प्रमाण मानकर उनकी ये विधि चुरा रहे थे। स्ट्रेटो सेकंड नाम का एक ग्रीक है, उसने भी शीशे के सिक्के को 25 BC के अराउंड में चलाया था। मैं तो मौर्यकालीन चांदी के सिक्के जो मिले हैं उस पर श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन एका नामशा भी है। ये आप देख सकते हैं कि उस समय पर किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का ही सिक्का चल रहा था। और ये चांदी का पंचमार्ग कॉइन है, ये मौर्यकालीन है।
और ये अंत में देख लीजिए सन 1900 के करीब आचार्य कौटिल्य के वास्तविक अर्थशास्त्र का मैन्युस्क्रिप्ट जो प्राप्त हुआ है देवनागरी लिपि में, वो ये रही। तो मित्रों, इसी के साथ आज के लिए केवल इतना ही। ये तो केवल पार्ट 1 था, आगे और भी बहुत सारे चाणक्य के ऊपर वीडियो आने वाली है। तो यदि आज की वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा हो तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, अनेक लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।